Hello students, good morning to all of you. I welcome you all on my YouTube channel Uncovering Chemistry. डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें हम अभी तक जो डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में वो किया था। लास्ट टॉपिक हमारा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में था। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था कि एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया था कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन की वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन सारे के सारे कोलिजन्स अफेक्टिव नहीं होते। उस कोलिजन को अफेक्टिव होने के लिए, यानी कि वो रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म बने, इसके लिए उन कोलिजन्स का एक मिनिमम एनर्जी से कोलाइड करना ज़रूरी है, और उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी के टेम्परेचर के ऊपर ये होती है। मान लीजिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी ये है, और कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, कि रिएक्शन के रेट के ऊपर, रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है। तो ये हमें पता है जनरली कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हम रेट के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स की अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी बढ़ती है तो क्या होगा, जो एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट था जो हमने इसमें किया था, ये इंक्रीज हो जाएगा। और एवरेज एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाती है तो इनका जो डिफरेंस है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा। यानी कि जनरली हम ये कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है। तो यही है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसका रीजन क्या है कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल इंक्रीज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, और एवरेज एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाई टेम्परेचर कोफिशिएंट नीटा, ये दे रखा है। इसके लिए हम एक रेशो है ये कि टेम्परेचर कोफिशिएंट नीटा इज़ द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस एंड रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप 10 डिग्री टेम्परेचर जब राइज करते हो तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट क्या है, और 10 डिग्री पे क्या है, 10 डिग्री कम पे, यानी कि इस टेम्परेचर पे T डिग्री सेल्सियस पे क्या है, और T + 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट क्या है। इन दोनों का अगर आप रेशो लेंगे तो उसको हम नीटा बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को हम रूम टेम्परेचर पे करवाते हैं, तो रेट कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन प्लस 10 डिग्री इसमें जोड़ दिया, रेट कांस्टेंट एट 308। इन दोनों का जो रेशो होगा, रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन और रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन, इसको हम क्या कहते हैं, नीटा कहते हैं, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। एक चीज़ ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली ध्यान रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होती है, नियरली इक्वल टू 2 होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रूम टेम्परेचर पे जो मोस्टली रिएक्शंस होती हैं 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करते हो तो उनका रिएक्शन रेट डबल क्यों हो जाता है। इस टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 होने का मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, एवरी 10 डिग्री राइज, इसका मतलब ये हुआ, नीटा 2 होने का मतलब रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाता है जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हो ऑन इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रिएक्शन रेट डबल हो गया। नीटा की वैल्यू 2 होने का मतलब ये है कि रिएक्शन रेट डबल हो जाता है जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हो। वो मैं आपको आगे रीजन बताता हूँ क्यों होता है। देखिए, ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि हाउ डज टेम्परेचर इंक्रीज मेक्स द रिएक्शन रेट इंक्रीज, मतलब फास्टर कैसे करता है रिएक्शन रेट को। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे ना 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, चीज़ें दोनों एक ही रहेंगी लेकिन हम इनको 2 अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हम क्या करते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर जो है, ये वाली लाइन जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू जो कर्व है वो 298 पे है, रेड वाला कर्व 308 केल्विन पे है। तो आपने 298 केल्विन पे आपका रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी ये थी और थ्रेशोल्ड एनर्जी ये थी, तो डिफरेंस जो था वो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। देखिए, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है जो एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को 308 किया, 308 करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी बढ़ेगी। ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी बढ़ गई है, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी बढ़ेगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की जो एवरेज एनर्जी है उनके बीच में डिफरेंस, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो
रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। वी नो दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सो एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज, दिस विल मेक द रिएक्शन रेट फास्टर। दूसरा जो है जो आपने +1 में पढ़ा था, फ्रॉम द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये काम की चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। आप पहले ब्लैक वाले जो ग्राफ है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये किसी भी एक टेम्परेचर पे इस तरीके का ग्राफ आता है, और ये एनर्जी है, यानी कि ये है एनर्जी। जो बहुत कम एनर्जी होगी उसमें भी एक सैंपल आपने ले रखा है, सपोज कीजिए उसमें हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज कीजिए गैसियस मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं। तो एनर्जी जो है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, ये है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, ये है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, इनकी एनर्जी है। यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले भी कम मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत कम एनर्जी वाले भी कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी इंटरमीडिएट वैल्यू की होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैक्सवेल ने कहा था, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है, आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ये है इस ब्लैक कर्व के ग्राफ के लिए जो 298 केल्विन पे है, और उसके लिए एनर्जी की वैल्यू ये है, द वैल्यू ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहेंगे, वेलोसिटी नहीं। यहाँ पे जब आप टेम्परेचर राइज करते हो, व्हेन द टेम्परेचर इज राइज्ड, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ग्राफ है, ये कर्व था जो ब्लैक वाला, ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। डाउनवर्ड का मतलब जो इसका पीक पॉइंट था ये C पॉइंट था, और टेम्परेचर राइज किया तो ये पॉइंट D हो गया, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम हो गए। यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्रैक्शन की बात करते हैं हम, टोटल फ्रैक्शन, टोटल मॉलिक्यूल्स को लें, सपोज कीजिए यहाँ 10,000 मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी ये थी, तो यहाँ पे 9,000 8,000 कुछ भी हो सकते हैं एक सैंपल में। ये वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, लेकिन एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई है। जो मैक्सिमम फ्रैक्शंस की एनर्जी पहले A थी, अब वो B हो गई है। ये एनर्जी इधर करेंगे तो आप इंक्रीज हो रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ ये ग्राफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब ये है कि पहले जो मैक्सिमम फ्रैक्शंस की 10,000 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, सपोज कीजिए 20 यूनिट होगी यहाँ पे, तो अब वो 8,000 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 30 यूनिट होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की वैल्यू तो बढ़ी है, लेकिन फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वो कम हुआ है। ग्राफ डाउनवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है। खैर, फिलहाल हम ये बात करते हैं कि जब आपने ये ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज, रिएक्शन रेट कैसे इंक्रीज करता है, हम उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। जब आपने ग्राफ टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये ग्राफ इस तरीके का हो गया। मान लीजिए ये वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी की है कि इससे ज़्यादा के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लैक का, पहले ब्लैक कर्व को देखिए आप, एरिया अंडर द कर्व, तो इसमें क्या होगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं यही प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी रिएक्शन रेट इन मॉलिक्यूल्स की नंबर के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये नया ग्राफ आ गया। अब ये जो रेड कर्व है, इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गई, यानी कि अब और ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब और ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं रेड वाले, जो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे कब जब आपने टेम्परेचर 298 से 308 कर दिया है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, फिर से वही बात है, रिजल्ट वही निकलेगा कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी वो इंक्रीज हो जाता है, और उन मॉलिक्यूल्स की अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए हैं। ये मैंने आपको लिख भी रखा है कि सपोज एज 298 केल्विन एनी वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एरिया अंडर द कर्व, जो ब्लैक में मैंने दिखा रखा था उस डायग्राम में, इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स मींस रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एट 308 केल्विन द एरिया अंडर द कर्व फॉर विच एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल इंक्रीज। रेड रीजन जो है वो इंक्रीज हो गया, सो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद इफेक्टिव कोलिजन एंड द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज। अब बात करते हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि जब आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे रिएक्शन रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, रिएक्शन रेट कितना हो जाएगा। तो दिस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, इट इज़ गिवन बाई आर्हेनियस इक्वेशन। वो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A e⁻ EA अपॉन RT। ये एक्सपोनेंट्स है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का। मैं आपको बार बार यहाँ पे ये इसलिए दोबारा रिवाइज किया है मैंने कि द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि आगे जो हम इसको
दूसरी फॉर्म में आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, वैसी ही सेम इक्वेशन, वैसी ही कुछ सिमिलर इक्वेशंस और भी हैं जो अलग अलग चीज़ों के बारे में, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह के बारे में, प्रेशर और उसके बीच में जो रिलेशन बताएंगी। तो फिलहाल आप ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एंड टेम्परेचर। ये इक्वेशन है। के इज़ द रेट कांस्टेंट, ए इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है एसआई यूनिट्स में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद है टी टेम्परेचर, केल्विन में लेना है। ए इज़ द आर्हेनियस इक्वेशन, ए इज़ द आर्हेनियस कांस्टेंट आएगा, सॉरी यहाँ पे इट इज़ आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट है। इसी को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल का मतलब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है इस इक्वेशन की, दिस इज द एक्सपोनेंशियल टर्म। तो एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले आने वाला जो फैक्टर है उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह देते हैं, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब है कि ये हमें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस, सपोज कीजिए गैसियस सिस्टम है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 यूनिट वॉल्यूम है, ये इतनी 1 यूनिट वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो आप इसको। इस यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, टोटल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, इसके बारे में हमें ए की वैल्यू बताती है। ए टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन 1 यूनिट वॉल्यूम एंड 1 यूनिट टाइम, टेल्स अबाउट द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। 1 ml जो वॉल्यूम है, 1 यूनिट वॉल्यूम है, इसमें 1 सेकंड में टोटल कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसके बारे में हमें आर्हेनियस फैक्टर बताता है। दूसरा है ये पूरा e⁻⁻ ये पूरी टर्म है, ये इसको हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर या बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं, और ये हमें बताती है फ्रैक्शन ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स। अगर टोटल 100 कोलिजन हुए, उनके 1/3 अफेक्टिव थे, तो ये 100 है और ये 1/3 है, यानी कि जो रेट कॉन्स्टेंट है वो उन 33 कोलिजन्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, अफेक्टिव कोलिजन्स है। बाकी कोलिजन्स अनअफेक्टिव हैं, नॉन अफेक्टिव हैं, इनअफेक्टिव हैं, उससे क्या होगा, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ अपनी नेचुरल फॉर्म में ही, रिएक्टेंट की फॉर्म में ही वापस आ जाएंगे। देखिए ये इक्वेशन है, ई के इज इक्वल टू ए e⁻⁻ इसके लिए हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। नेचुरल लॉग लेने से क्या होगा, जो ई है ये मतलब 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए प्लस लॉग EA/RT, ये ई और ये आ जाएगा, मतलब 1 बन जाएगा और पावर आके आ जाएगी। एट टेम्परेचर T1 वैल्यू ऑफ के इज K1, एट टेम्परेचर T2 वैल्यू ऑफ के इज K2। यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लॉग K1 इज इक्वल टू ln A EA/RT1, ये EA/RT2। फ्रॉम इक्वेशन 3 - 2 आप कर देंगे तो नेचुरल लॉग K2 - K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A - EA/RT2। ए से ए कट जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये आ जाएगी। इसको हमने क्या किया, ये एक्सप्रेशन आई थी नेचुरल लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 - 1/T2। इससे हमने क्या किया, इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.303 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा। एक्सप्रेशन ये बनेगी जिसको हम अनदर फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन है और इसको हम न्यूमेरिकल्स के लिए सोल्व करेंगे। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए, ये जो ये वाली इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन ए, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A - EA/RT, y इज इक्वल टू mx प्लस t वाली इक्वेशन है। 2.3 इसको हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.303 k इज इक्वल टू 2.303 log A - EA/RT। सारी इक्वेशन को आपने 2.303 से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगी log k इज इक्वल टू -EA/2.303 RT प्लस log A, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि log k और 1/t के बीच में जो ग्राफ आएगा, log k और 1/t के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ, और इसका जो इंटरसेप्ट एट y एक्सिस है वो log A हो जाएगा। ठीक है, नीट और एडवांस के लिए आपके पास 2-3 फैक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है e⁻⁻EA/RT, ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि जो रेट कांस्टेंट की k की यूनिट होंगी वही आर्हेनियस फैक्टर A की यूनिट हो जाएंगी। सो आर्हेनियस फैक्टर A हैज सेम यूनिट एज द रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। For most of the reaction, value of activation energy is nearly equal to 54 किलोजूल पर मोल। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए जो रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 54 है। अब आप इस इक्वेशन में जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 54 रख के देखेंगे और टेम्परेचर 10 डिग्री का डिफरेंस लेंगे इसमें 298 और 308 से, तो K2/K1 की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए
टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है नीटा की वैल्यू वो 2 होती है, यानी रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 54 होती है। दैट्स वाई टेम्परेचर कोफिशिएंट नीटा इज नियरली इक्वल टू 2। द रिएक्शन, एक रिएक्शन ऐसी भी है जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब स्मॉल नेगेटिव, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन रेट डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या होगा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हाफ O2 NO2 हैज ए स्मॉल नेगेटिव। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके लिए आप टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी कि उस रिएक्शन का रिएक्शन रेट डिक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और देखिए ये मैंने जो आपको बताया था कि अनदर इक्वेशन सिमिलर टू आर्हेनियस इक्वेशन, देखने में आर्हेनियस इक्वेशन जैसी लगेंगी लेकिन इनमें फ़र्क होगा कि किस किस चीज़ के बीच में रिलेशन बता रही है। आर्हेनियस इक्वेशन हमें रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में रिएक्शन बताता है। दूसरी इक्वेशन है क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये हमें प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड के बारे में बताती है, यानी कि टेम्परेचर T1 से T2 जो आपने किया, ये डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन है। वहाँ उस इक्वेशन में यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आता है। T1 टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T2 पे उसका वेपर प्रेशर P2 है। इसके बारे में जो इक्वेशन बताएगी उसको हम, यानी कि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो रिलेशन बताता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन बताता है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसको क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। ये आपने सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी है। वेंट ऑफ इक्वेशन है जो हमें रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 7th चैप्टर था आपका +1 केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन के बीच में, टेम्परेचर के बीच में रिलेशन जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन हमने अभी पढ़ी है। अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन ए रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का आपको पता है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग ए चेंज इन इटसेल्फ। हाउ डज कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है उस रिएक्शन के लिए। अगर ये रिएक्टेंट है और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA है। ये मैंने अनकैटलाइज्ड रिएक्शन जो हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं करवाई, ये है। अगर आप इसी रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हो तो ये सीधा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना होकर R+C मिलके पहले क्या बनाएंगे, RC बनाएंगे, रिएक्टेंट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स, और वो रिएक्टेंट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स फिर P और C प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की बजाय एक अल्टरनेट पाथ, एक दूसरा रास्ता प्रोवाइड करवाया है कैटलिस्ट ने ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये थी और जो अल्टरनेट पाथ है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं, कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, activation energy of uncatalyzed reaction. Therefore, catalyst increases the rate of reaction by lowering its activation energy, which in turn is done. Activation energy कम कैसे होती है? By providing alternate path for the reaction. एक रिएक्शन के लिए वो दूसरा पाथ प्रोवाइड करवाता है। कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? तो आपको पता है कि कैटलिस्ट को एक तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग ए चेंज इन इटसेल्फ। दूसरा है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता, लेकिन जो रिएक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं उसके मतलब कहें कि उसकी स्पीड को फास्ट कर सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं, कागज़ रखा है, ऑक्सीजन उसके अराउंड है, ऑक्सीजन एक सपोर्टर ऑफ कंबशन है जो रिएक्शन मतलब बर्निंग ऑफ पेपर को फास्ट करेगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज प्लेइंग ए रोल ऑफ कैटलिस्ट। अगर ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन और कागज़ तो वैसे भी रखे, अपने आप तो नहीं जलता है, जब हाँ आपने जला दिया है तो फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसको क्या करेगी, फास्ट कर सकती है रिएक्शन को। ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी, और एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन को कैटलिस्ट चेंज नहीं करता है, वो सेम रखता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों तरफ की रिएक्शंस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट के रिएक्शंस को दोनों को इंक्रीज करता है और इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आता है। बस उसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, इट ओनली हेल्प्स टू अटेन इट क्विकली। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये मैंने आपको हर बार बताया है कि कोलिजन थ्योरी होती क्या है। मैक्स ट्रॉन्स ने दी थी इन 1916 और 1918 के बीच में। इसमें क्या था कि केमिकल मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फेयर्स हैं और वो प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होते हैं जब क्या होता है कि उनके बीच में कोलिजन होता है, कि केमिकल मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फेयर्स रिएक्शंस एंड द रिएक्शन अकर्स व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन अकर होती है। द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी
At ordinary temperature, collision frequency is about 10⁻25 in a gaseous reaction. All these reactions are not results in the product formation, यानी कि वो effective collision नहीं होते. उनको कोलाइड करते टाइम अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं. फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन इफ़ ZAB, ये एक मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशन है इस कोलिजन थ्योरी का, कि अगर A और B के बीच में कोलिजन होने की फ्रीक्वेंसी Z है, यानी कि ZAB इज़ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, की टोटल कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, और F है फ्रैक्शन ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स, कि इन टोटल कोलिजन्स में से इतने कोलिजन अफेक्टिव हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो वही होगा टोटल कोलिजन्स इंटू फ्रैक्शन ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स. फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमने अभी पढ़ा था, जो आपने टेम्परेचर के केस में जो ब्लैक और रेड रीजन तो कर्व के थे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेड रीजन एक्स्ट्रा हो रहा था, वो था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. उसमें वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज हैविंग टेम्परेचर T इज़ गिवन बाई एक फ्रैक्शन. अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी टाइम पे टेम्परेचर पे किसी भी एनर्जी का फ्रैक्शन अगर निकालना है तो वो e⁻⁻e/RT के इक्वल होता है. क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमने इस E को एक्टिवेशन एनर्जी से रिप्लेस कर दिया है. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? F की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी है इस जगह पे जो हमने ये निकाली थी. तो रेट इज इक्वल टू ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू e⁻⁻ ये हमारी वैसी ही इक्वेशन बन गई है, सिमिलर इक्वेशन जैसी वहाँ पे बनी थी, आर्हेनियस इक्वेशन में बनी थी. इज़ करेक्ट फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सिंपल मॉलिक्यूल्स. लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स एटम्स हैं, जैसे नाइट्रेट हो जाएंगे, नाइट्रो हो जाएंगे, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स अगर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें एक सिर्फ आर्हेनियस मतलब सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी वाला फैक्टर नहीं होता, उसके साथ एक ओरिएंटेशन फैक्टर और लगता है. यानी कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी तो सफिशिएंट होनी ही चाहिए जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं. देखिए जैसे ये इस मॉलिक्यूल में आप समझ रहे हैं 2 NO2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो मिलके N2O4 बनाना है, NO2 + NO2. अगर वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे कोलाइड करने के लिए, टकराने के लिए, वो इस डायरेक्शन में करेंगे कि उनका N और N नाइट्रोजन एक तरफ हो तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और N2O4 बन जाएगा. लेकिन अगर उनका कोलिजन वो कोलाइडिंग इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कर रहे हैं, मतलब उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है कि नाइट्रोजन के साथ कोलाइड होगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होगा, तो N2O4 नहीं बनेगा, वो वापस NO2 और NO2 की फॉर्म में ही अलग हो जाएंगे. तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक रेट ऑफ ए रिएक्शन जो है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. एनर्जी फैक्टर, यानी कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की कम से कम मिनिमम अमाउंट एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि उनका कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके. और दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर. ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब जो इनकी जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलाइड हो रहा है उनकी प्रॉपर एनर्जी भी होनी चाहिए. देखिए जैसे ये है, ये होगा यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अगर इस पेन का बंद हो ना, इस तरीके से मैं एक रिएक्शन मानता हूँ, तो इस तरीके से अगर ये मॉलिक्यूल्स 2 आपस में इस तरीके से अप्रोच करेंगे तभी ये पेन बंद होगा और ये रिएक्शन कंप्लीट होगी. कंप्लीट होने का मतलब प्रोडक्ट बनेंगे. लेकिन अगर ये पेन का ओरिएंटेशन ये है और इसका ओरिएंटेशन ये है तो ये मॉलिक्यूल्स कभी भी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट में फॉर्मेशन नहीं करेंगे और टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद रिएक्टेंट की फॉर्म में ही, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही वापस हो जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे. तो यानी कि अब यहाँ पे क्या आ गया, एक थर्ड फैक्टर और जुड़ गया है. तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो P प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी कि ओरिएंटेशन फैक्टर के ऊपर, ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी और e⁻⁻ फ्रैक्शन ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स, इन 2 फैक्टर्स के ऊपर, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स. आई होप आपको समझ आया होगा. अगला चैप्टर हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.